मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, मुबारक हो आपको कि आप अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। और जो प्रीवियस सेशन था दैट वाज ऑल अबाउट द पेपर रिव्यू, आई मीन पास्ट पेपर रिव्यू फ्रॉम द सेक्शन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब दोबारा से तस्करा एटीपी में दोबारा आएगा और फिर ईयरली पास पेपर की प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो जब क्योंकि एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है तो इस सेक्शन को एज अ सेक्शन आपने टारगेट करना है। आप जो बच्चे दरमियान में जुड़े थे, जिन बच्चों ने इस सेक्शन को साथ साथ कवर नहीं किया, याद रखें मैं जब वो सेक्शन स्टार्ट कर रहा था तब भी मैंने बताया था और फिर दोबारा बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक रीजन है क्योंकि हर चैप्टर अलग है, दूसरे से कंसेप्चुअली कनेक्टेड है। अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो आप केमिस्ट्री में पहले ही नीचे आ जाएंगे और जो रही गई कसर है वो ऑर्गेनिक पूरी कर देगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री की बिल्कुल एक डिफरेंट केमिस्ट्री है। ट्रस्ट मी, या तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगी या कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा आसान है। आप थोड़ा सा तमीज से पढ़ें, छुट्टी ना करें, रेगुलर रिविजन करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आसान होती है और काफी सर्टिनिटी आपको ऑर्गेनिक में मिलती है कंपेयर टू, क्योंकि आपको ये पता है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते जा रहे हैं, एक बार तो पढ़ चुके हैं ना मेरे बच्चे, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बार बार रिकॉल होंगे। अनलाइक इनऑर्गेनिक कि आप एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, आप जनाबी आली एसिड बेस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है, आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसलिए एज ए स्टूडेंट अगर मैं अपने आप को रख के सोचूं तो चार पांच अलग तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं आप जब आप पढ़ रहे होते हैं इनऑर्गेनिक, और उसमें रिएक्शंस लिखना, फार्मूला लिखना, सब कुछ उसमें सारा शामिल हो जाता है। जबकि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं तो कमो बेश एक ही तरह का पैटर्न, और सबसे बढ़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद नहीं करने पड़ते, रट्टा नहीं मारने पड़ते, बट एक्चुअली आप समझ कर उसे लिख पाते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई कि आपको रिएक्शन लिखना आ जाए, जिससे आपका बड़ा मसला हल हो जाता है ऑर्गेनिक का। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन बेटा लेट मी टेल यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एमसीक्यू में मिनिमम जो है ना वो 6 to 8 मार्क की आएगी, यानी 6 से 8 सवाल मिनिमम। और ऐसे पेपर्स भी हैं अगर आप ईयरली सॉल्व करें जिसमें तकरीबन 12 सवाल ऑर्गेनिक से आए हैं, यानी 10 से भी ज्यादा क्वेश्चंस। तो ये मैं मिनिमम साइज पकड़ के चल रहा हूँ। 6 to 8 आखिर के, यानी जब आप पेपर ईयरली सॉल्व करते हैं तो आखिर के 6-8 सवाल जो हैं 34 से लेकर 40 तक वो ऑर्गेनिक के ही होते हैं, और कभी कभी 31 से, कभी कभी 28 से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चल रहा होता है। तो मैक्सिमम मुझे जहां तक याद आता है वो 28 से, यानी कि 12 सवाल आए थे ऑर्गेनिक से एमसीक्यू। और इसके अलावा 6 to 8 तो एक नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब है कि पेपर वन में जबकि अब ए आपको 28 से 33-34 के दरमियान कहीं मिलेगा, तो अगर आपका ऑर्गेनिक थुका हुआ है तो ए तो गया आपका। क्योंकि ऑर्गेनिक में मुसीबत यह है कि ऑर्गेनिक ना, देखो कहने को तो इसमें 4 चैप्टर्स है लेकिन सारी ऑर्गेनिक मर्ज करके पूछी जाती है, एंड दैट इज द रीजन कि जब तक ऑर्गेनिक आप पूरी नहीं पढ़ लेंगे यू वोंट बी फाइंडिंग सर्टेनिटी इन डूइंग पास पेपर्स। इसलिए जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस करके पास पेपर किया, एसिड बेस करके, तो वैसे नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक पूरी करके पास पेपर कर सकते। ठीक है, एंड दैट इज द ओनली चैलेंज। नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गेनिक में कौन बच्चा, क्यों बच्चे फंसते हैं? द रीजन इज कि एक तो वो बच्चा है जिसने चैप्टर 1 खत्म किया, बहुत पढ़ाकू बच्चा है, अल्केन खत्म किया, अब पास पेपर कर रहा है, उससे 4 सवाल हो रहे, 10 हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन 10 सवालों में आगे के कंसेप्ट भी यूज हो रहे। फिर दूसरा वो बच्चा है जो कि इस पूरी ड्रिल में जब टीचर पढ़ा रहा था, इस पूरी ड्रिल में वो रेगुलर था ही नहीं, कभी आता था कभी नहीं आता था, तो दरमियान का, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जब हम आगे बढ़ रहे होंगे ना, हर आने वाला जो नया टॉपिक होगा वो पीछे से कनेक्टेड होगा। तो अगर आपने दरमियान में छुट्टियां मार दी हैं तो इवेंचुअली क्या होगा, वो रब्त ही नहीं बनेगा आपसे। अब आप रट्टा लगाएंगे, अब आप कहेंगे ऑर्गेनिक को बदनाम करोगे कि ऑर्गेनिक मुश्किल है। वरना आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑर्गेनिक एक बार आप ढंग से पढ़ लें, कम से कम जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे अगर आप पढ़ लें तो ऑर्गेनिक में कम से कम ये नहीं होगा कि आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक मुश्किल है। फिर अगर आप पेपर 2 में आ जाए तो ऑर्गेनिक पे ओहो, यहाँ तो आपकी, यानी थ्योरी पेपर में तो आपकी लॉटरी लगी हुई है। अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छी की हुई तो बेटा थ्योरी पेपर में आपका पेपर थ्योरी का अल्हम्दुलिल्लाह 80 मार्क का पेपर होता है, और 80 मार्क में एक पूरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आएगा जो थोड़ा सा 9, 9, 8, 9, 10 नंबर तक का होता है,
और एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन आता है तकरीबन 6-7 नंबर का, तो सबने अगर मिनिमम साइज पकड़ के चले तो 9 और 7 16 नंबर आपको थ्योरी में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है थ्योरी का ग्रेड तो भी ऑर्गेनिक से चेंज हो जाएगा। 16 नंबर आप उड़ा बैठो थ्योरी में तो ग्रेड कहां से आएगा तुम्हारा? 80 में से 16 चले जाएं तो आपके पास कितने बचे? 64 रह गए। आपको जो पेपर 2 में एज मिल रहे होते हैं वो कभी मिनिमम मिनिमम आ गया तो 55, 56, 57 पे आता है, और ज्यादातर जो अब होगा वो यही है कि 67, 68, 65 इतने पे ए आएगा। इससे ऊपर रहना है। तो आप ऑर्गेनिक में 16 नंबर ठुकवा के बैठ जाओ, फिर आप उम्मीद करो ये आ जाए, बहुत मुश्किल है। फिर इसी तरह जो आपका एटीपी है, थैंक गॉड कि एटीपी में ऑर्गेनिक कम आती है, ठीक है, यानी एटीपी प्राइमरीली ऑर्गेनिक का पेपर नहीं है, लेकिन कम से कम 2 नंबर का सवाल, यानी एक एक नंबर के 2 पार्ट, इस तरह से कहीं ना कहीं एग्जामिनर ऑर्गेनिक घुसेड़ देता है कहीं स्ट्रक्चर, लेकिन वो आसान होती है अगर आपने थ्योरी की भी है तो फिर कर सकते हैं आप। तो अलग से कोई एटीपी में ऑर्गेनिक नहीं आती, मतलब अलग से कोई कंसेप्ट ऑर्गेनिक का नहीं आता, बल्कि वही कॉन्सेप्ट जो थ्योरी में आपने पढ़े होते हैं वो कभी कभी किसी सवाल के पार्ट पार्ट में डाल दिया जाता है। समझ आ रही बात? तो अगर आप सबको मिनिमल मिनिमल टोटल कर लें तो 16 यहां से ले लें, 6 यहां से ले लें, 16 और 6 22 हो गए, और 2 हो गए 24। तो 24 नंबर 24 मार्क्स आउट ऑफ 80 का पेपर हुआ है, 40 160। 160 में 24 नंबर आपके ऑर्गेनिक के हैं, और इसके बगैर ए नहीं आ सकता। 24 नंबर के बगैर ए नहीं आ सकता, और फिर ए स्टार तो फिर छोड़ ही थी आप, ठीक है ना? तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझनी। और दूसरा मसला मैंने क्या बताया ऑर्गेनिक में, कि तुम्हारे लिए गोल्डन चांस भी है और यही तुम्हारे लिए खराब चांस भी है। और आराम से आ जाओ, तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में फिर बैठाना बंद करूं क्या? अब ऑर्गेनिक में तो और मसला होगा भाई, मुझसे पहले बैठोगे ना आगे के, आराम आराम से आ रहे हो, टुकड़े टुकड़ों में आ रहे हो, अगर मैं फौरन पढ़ाना शुरू कर दूं तो अभी 4 बातें मिस हो जाएंगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए क्या, कि जितना कुछ प्रीवियस बैकअप है, जब तक ऑर्गेनिक चल रही है उस प्रीवियस बैकअप को कंप्लीट करके उसके पास पेपर्स निकालो, जो फसले मसाइल को मार्क कर लो। और क्योंकि ऑर्गेनिक के पास पेपर आप उस वक्त तक नहीं कर सकोगे ना, ना मैं रिकमेंड करूंगा करें जब तक ऑर्गेनिक पूरी नहीं होगी। ऑर्गेनिक पूरी होगी फिर आप शान और शौकत से उतरोगे, फिर चेक करोगे कि जो रजिस्टर में आपने लिखा है क्या उसके बाहर से भी कुछ आता है या नहीं आता। कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आपको मिलेगा ऐसा जो उस रजिस्टर में लिखी हुई इंफॉर्मेशन के बाहर हो। लेकिन जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तब तक आप ऑर्गेनिक रिवाइज करते रहो, जस्ट टू बी नीड। और इसीलिए हम आप देखेंगे कि हम आने वाली हर क्लास के अंदर बार बार पीछे की ऑर्गेनिक को रिवाइज करेंगे, ताकि जितने भी गोबर दिमाग बच्चे हैं वो कम से कम, देखो ऑर्गेनिक आपके लिए ना एक होप है कि आप 20-24 नंबर आप अपने सिक्योर कर लो, तो इसलिए वो रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ऑर्गेनिक के अंदर। और मीनवाइल आपने सेल्फ स्टडी में क्लास से पहले रिवीजन कर लेना है अच्छे से, बार बार अपने रजिस्टर से। और इसके अलावा कि जब तक ऑर्गेनिक ये डेडलाइन है ना, ये तकरीबन आपकी ऑर्गेनिक अल्लाह ने चाहा जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक आपकी मिड ऑफ मार्च ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो उससे पहले अल्लाह ने चाहा कोशिश करेंगे, रमजान की टाइमिंग अगर एक बार सर्टेन हो जाए तो फिर उससे बेहतर अंदाजा हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक जैसी कंप्लीट होगी फिर आप ऑर्गेनिक में टूट पड़ोगे, तो उस वक्त पे बाकी टॉपिक्स करने का टाइम नहीं है। अब पता चला सर ने ऑर्गेनिक भी कंप्लीट करा दी, आपका एसिड बेस ही पूरा नहीं हुआ, आपका एक्सट्रैक्शन पूरा नहीं हुआ, आपका बॉन्डिंग पूरा नहीं हुआ, फिर तो भाई आप खसारे में हो। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो प्रीवियस कोई बैकअप है वो निकालो, पास्ट पेपर प्रैक्टिस वाला। ऑर्गेनिक बस डे टू डे साथ साथ रिवाइज करनी है, इंशाल्लाह गल मुक जाएगी। बस इसी नोट पर शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर हो तो रही है बेटा रिकॉर्डिंग। चले मेरे बच्चा, लिसन वेरी केयरफुली। देखो ऑर्गेनिक यूजुअली मैं स्टार्ट करता हूँ बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी लाइन से, लेकिन आपकी शक्लों को देखकर आज दिल नहीं जा रहा है स्टोरी लाइन देने का, तो डायरेक्टली टॉपिक में घुस जाए, ठीक है? वरना ऑर्गेनिक के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन वो कहानी जाहिर एक इंटरेस्ट के लिए बताई जाती है जो आपके चेहरों पर अभी नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए डायरेक्टली आपके सिलेबस पर आ जाते हैं मेरे बच्चे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक लंबी कहानी के बाद आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अलग से एक ब्रांच केमिस्ट्री में, वो क्या है? तो मेरे बच्चे लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज टुडेज डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमेशा से ऐसी नहीं थी। अगर आपको कीड़ा है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो ये पूरी हिस्ट्री, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ऑर्गेनिक का सेशन 1 देखें, तो वो पूरी हिस्ट्री पर ही है पूरा सेशन। लेकिन बहरहाल ओ लेवल्स में रेलेवेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, अभी मूड भी नहीं हो रहा टू बी ऑनेस्ट। वापस आ जाए, ठीक है ना? क्या कहा मैंने बच्चे? व्हाट इज, हाउ डू वी डिफाइन ऑर्गेनिक? अच्छा, ऑर्गेनिक में डेफिनेशन बहुत आती है, जो डेफिनेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुफ्त के नंबर है। तो क्या है ऑर्गेनिक? स्टडी ऑफ
हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जामे मगर मुख्तसर अल्फाज में डेफिनेशन ये है। क्या? केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं स्टडी ऑफ क्या? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। और आराम से 7 बजे आ जाया करो, 7:30 आ जाया करो, आया ही नहीं करो। स्टडी ऑफ, बोलो बेटा, हाइड्रोकार्बन एंड, बेटा 7 से याद करना है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वो डोमेन है जिसमें हम प्राइमरीली किसको स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन का क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन कहते हैं कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मसलन अगर मैं आपके सामने लिखूं CH4, तो CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है, एंड इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपसे कहूं C6H6, ये भी एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है, इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। C10H22 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर मैं लिखूं C6H12O6, ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा हाइड्रोकार्बन? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं है बल्कि साथ में ऑक्सीजन भी है। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो ऑर्गेनिक को ना ऐसे समझो कि ऑर्गेनिक की जो केमिस्ट्री है ना वो एक दरख्त की तरह है, ट्री। ऑर्गेनिक को वैसे भी ट्री केमिस्ट्री कहा जाता है। दरख्त में क्या होती है? जड़ें होती हैं। जड़ें अगर सलामत हैं, रूट्स अगर सलामत हैं, इंटैक्ट हैं, तो स्टेम निकल आएगी, स्टेम से ब्रांचेस निकल आएंगी, ब्रांचेस से लीव्स निकल आएंगे, लीव से फ्लावर निकल आएंगे, फ्लावर से फ्रूट निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक की जड़ कौन है? हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक की जो बुनियाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो कौन से कंपाउंड्स हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस के थ्रू हम हजारों तरह के अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। वो सब क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले, मतलब आपके अम्मा अब्बा और अम्मा अब्बा से पैदा होने वाले बच्चे, ये सब ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन की हैसियत औकात ऑर्गेनिक में माँ की है, ठीक है ना, रूट की है, और इससे बनने वाले तमाम कंपाउंड भी ऑर्गेनिक ही कहलाते हैं। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा? स्टडी ऑफ, बोलो, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। याद हो गई डेफिनेशन? यस और नो? डेफिनेशन याद हो गई? ऑनलाइन वालों, कमबख्तों, बोलो, याद हो गई? जी सर, हो गया। अब आ गया हाइड्रोकार्बन, तेजी से पढ़ते जाते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मेरे बच्चे? अभी मैंने बताया, कंपाउंड्स, बोलो, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, ये वर्ड ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर आपने वर्ड ओनली नहीं लिखा तो डेफिनेशन गलत है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर आपने लिखा कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो फिर उस हिसाब से तो ये भी हाइड्रोकार्बन होगा या नहीं होगा? अगर आपने ओनली नहीं लिखा तो इस कंपाउंड में भी तो कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए ओनली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोकार्बन बहुत आप पेपर में देखेंगे थ्योरी में डिफाइन करने के लिए आया होता है, और बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे क्या लिख देते हैं उसमें? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन, ओनली का वर्ड नहीं लिखते, डेफिनेशन कट जाती है, क्योंकि टेक्निकली इनकरेक्ट हो गया। एक ओनली का वर्ड लिखने में हाथ में फालिज हो जाते हैं, इसलिए नहीं लिखते। तो इसलिए कार्बन हाइड्रोजन होना नहीं, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना, ये हाइड्रोकार्बन की अलामत है। वरना तो जैसा कि मैंने कहा C6H12O6 भी हाइड्रोकार्बन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में बुनियाद है, यहीं से सारे और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, इसलिए डिफाइन हमने किया हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अब चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हम पहले क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। बुनियाद के बारे में जानोगे फिर पता चलेगा ना आगे क्या करना है। ऑर्गेनिक में उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं जिस सीक्वेंस में बुक में मौजूद है, हमारी अपनी अलग सीक्वेंस है, पढ़ेंगे सब कुछ ही। तो हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या है हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। अब वेरी क्विकली हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हाइड्रोकार्बन की समझ नहीं आएगी तब तक ऑर्गेनिक की समझ नहीं आएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। तो मेरे बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड और आर क्लासिफाइड प्राइमरीली इनटू 2 टाइप्स। अच्छा, ये 2 टाइप्स वाली बात ना वो है जो ओ लेवल्स में है, असल में ये नहीं है। इंटरनेट पे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा आपको, लेकिन अभी ओ लेवल्स ही पढ़ रहे हैं, पीएचडी तो कर नहीं रहे, तो आपके सिलेबस से हटते नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन्स को आपके सिलेबस के हिसाब से डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। विचार,
क्या बात है, जब जवाब आता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोलो बेटा, बोलो बेटा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हमाद मलिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो केमिस्ट्री में बुनियाद है, केमिस्ट्री में माँ की हैसियत रखते हैं, रूट की हैसियत रखते हैं। कोशिश करो दिमाग को सिग्नल दो, साथ साथ याद करें मेरे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बच्चों वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक को ये तो दिमाग से निकाल ही दोगे, मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। सबसे आसान केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ही है, अगर आपने ढंग से पढ़ोगे तो पता भी लगेगा, तुम्हें फील भी होगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और इन्हीं की स्टडी ऑर्गेनिक कहलाती है। तो हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम डिवाइड करने बैठे तो दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अब लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली बेटा, यहां पर एक कंसेप्ट आप सीखना है। देखो, ऑर्गेनिक में जो ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स है ना, उनमें जो बुनियादी एटम है ना वो कार्बन है, और कार्बन का दोस्त हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुनियाद है, अगर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता तो ये बुनियाद तुम्हें समझ में भी आ जाती, लेकिन बहरहाल ऐसे डायरेक्टली याद रखो कि ऑर्गेनिक में रूट कौन है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी जो इसेंशियल एलिमेंट है, जो पूरी ऑर्गेनिक को खड़ा कर रहा है, पूरी ऑर्गेनिक को संभाले हुए है, वो क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन एटम की टोटल वैलेंसी होती है 4। क्या मतलब? कार्बन चाहता है, कार्बन उस वक्त स्टेबल होता है जब वो कितने बॉन्ड बना ले? 4 बॉन्ड बना ले। कितने बॉन्ड बना ले? 4 बॉन्ड बना ले। अब ये बॉन्ड, कार्बन चूंकि नॉन मेटल है, तो इसलिए कौन से बॉन्ड बेटा, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं लूंगा क्लास में, सेकंड टाइम हो गया, लेट आ रही हूँ, और मैं सुन लो कि अगर 6:20 के बाद 21 में दाखिल हो गए तो फिर बाहर ही रहना, क्योंकि ऑर्गेनिक है भाई ये। मैं अगर वेट करता रहूंगा आगे, फिर दूसरी क्लास होती है, टाइम से पहले आओ। हाइड्रोकार्बन समझ आ गया, दे आर डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कैटेगरी। अब ये क्या होते हैं इसको समझाने से पहले आपको मैं बता रहा हूं कि कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है बेटा। कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 4। अब कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपने बॉन्डिंग में पढ़ा है, 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कहा ना आपने कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो तो सिंगल कहलाता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग हो तो डबल कहलाता है, और तीन तीन की शेयरिंग हो जाए तो ट्रिपल कहलाता है। अब मेरी बात को ऑनलाइन वालों में मौत आ गई है क्या? थोड़ा हाँ ना तो बोलते रहो भाई। क्या कहा मैंने? कार्बन की ख्वाहिश क्या होती है? कार्बन स्टेबल कब होता है? कि जब 4 बॉन्ड बना, ठीक है। अब 4 बॉन्ड कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, मसलन 4 बॉन्ड ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा हो 4 हो गए। 4 बॉन्ड ऐसे भी तो बना सकते हैं, 4 नहीं हुए? बोलो, 4 हो गए नहीं हो गए? या 4 बॉन्ड ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ये भी तो 4 हो गए। इसी तरह 4 बॉन्ड ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ये भी 4 हो गए। क्या ख्याल है? फर्क ये हुआ कि इस चारों में 4 के 4 क्या है? सिंगल है। इसमें दोनों डबल है, इसमें एक डबल, 2 सिंगल है, और एक ट्रिपल और एक सिंगल। अब मेरी बात पर भरोसा करना, क्योंकि इसकी टेक्निकलिटी तुम्हें आगे जाके सीखने को मिलेगी मेरे बच्चे। देखो, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी वैलेंसी को पूरा करना होता है, यानी कार्बन उस वक्त स्टेबल होगा जब वो चारों बॉन्ड बना लेगा। तो 4 बॉन्ड तो बनाना जरूरी है, लेकिन याद रखो कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ना थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? आसान लफ्जों में याद रखो कि सिंगल बॉन्ड जब बनता है किसी दो एटम के दरमियान, तो मेरे हाथ, ये ऑनलाइन वाले मेरे हाथ के इशारे को देखना, वीडियो देखो, मेरी वीडियो आ रही होगी कहीं पर, कहाँ आ रही है? ये आ रही है। देखो, जब ये केमिस्ट्री का एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ओ लेवल में कोई बताता नहीं है, इसलिए बच्चा रट्टा लगाता है। भाई जब मैं बता सकता हूं तो मैं क्यों रट्टा लगवाऊं? क्या कहा मैंने? देखो, जब दो एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना, आपको मालूम है आपने डायग्राम कैसे बनाई थी बॉन्डिंग में, कि दो एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऐसे ओवरलैप करते हैं, है ना? तो मेरे बच्चे आप समझो, जब दो एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना, तो उनमें ओवरलैप ऐसे होता है। इसको केमिस्ट्री की टर्म में हेड टू हेड ओवरलैप कहते हैं। कि आगे जाके कभी जिंदगी में पढ़ोगे कभी केमिस्ट्री डिटेल में, अभी के लिए भरोसा रखो कि दो एटम जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें होता है हेड टू हेड। ये इंटरलॉकिंग हेड टू हेड होती है, जो बहुत ही ज्यादा मजबूत लॉकिंग होती है। जब सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड बनने की बारी आती है, देखो सिंगल बॉन्ड का डबल क्या होता है? सिंगल बन गया, अब एक और बॉन्ड बनेगा तो वो डबल हो जाएगा। सिंगल बन गया, एक और बने और एक और बने तो वो ट्रिपल हो जाएगा। बेटा वीडियो आ रही है मेरे बच्चे, मुझे नजर आ रही है, तो आपको क्यों नहीं आ रही? दोबारा देखना। तो यानी आप यूं समझें कि जो सिंगल बॉन्ड बनता है ना, वो ऐसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलॉक्स, कि एटम्स जो हैं, बॉन्डिंग एटम्स, वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, तो इस वजह से सिंगल बॉन्ड जरा मजबूत होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि ये वाला तो सिंगल ही है, इसके बाद जो दूसरा बॉन्ड आता है ना, डबल डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि एक बॉन्ड बना फिर एक और बना। तो डबल बॉन्ड की ना एग्जांपल ऐसी है, डबल बॉन्ड केमिस्ट्री में
ये देखो डबल बॉन्ड में जो दूसरा वाला बॉन्ड होता है ना, ये ऐसे इंटरलॉक नहीं हुआ होता, बल्कि ये साइड, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं साइडवेज अट्रैक्शन। देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंगल बॉन्ड जो पहला वाला डंडा है ना, देखो सिंगल में एक ही डंडा है, डबल में दो है और ट्रिपल में तीन। तो सिंगल में जो पहला वाला बॉन्ड है उसकी बात हो, डबल में भी जो पहला वाला बॉन्ड है उसकी, ट्रिपल में भी जो पहला वाला बॉन्ड है, वो सारे क्या है, ऐसे हेड टू हेड लॉक्ड है, ऐसे लॉक्ड है बिल्कुल। तो ये मजबूत होता है। लेकिन जो उसके बाद डबल या ट्रिपल वाला आता है ना, तो डबल और ट्रिपल में साइडवेज अट्रैक्शन होती है, जो कि वीक होती है, वीकर अट्रैक्शन होती है। ये तो मैंने तुम्हें केमिस्ट्री का कंसेप्ट दे दिया, तो केमिस्ट्री में एक्चुअल कंसेप्ट है। अब इसको थोड़ा ओ लेवल के एंगल से समझ लो कि देखो जो एटम चाहता है, कोई भी एटम चाहता है कि उसके रिश्ते यानी जो बॉन्ड बनाए वो मजबूत हो या कमजोर हो, मजबूत। तो इसका मतलब अगर तुम इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करो इस जुमले से कि एटम्स कोई भी क्या चाहेंगे कि उनके बॉन्ड्स इंटरलॉक, हेड टू हेड इंटरलॉक से बने या वीक अट्रैक्शन से बने, हेड टू हेड इंटरलॉक से बने। तो इसको मैं अब तुम्हारे ओ लेवल्स के लिहाज से बताता हूं कि बेटा हर एटम चाहता है कि जितनी भी उसकी वैलेंसी है ना, वो सिंगल बॉन्ड से पूरी हो। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड यू, मैंने क्या बताया, कार्बन 4 बॉन्ड यू भी बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड यू भी बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड यू भी बना सकता है, और कार्बन 4 बॉन्ड यू भी बना सकता है। और हर केस में वैलेंसी पूरी हो रही है नहीं हो रही, हर केस में 4 बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन ख्वाहिश क्या है कि चारों बॉन्ड कैसे हो, सोमिया, ये वाले हो। क्यों? ताकि हर एटम के साथ वो हेड टू हेड ऐसे ओवरलैप करे और बॉन्ड स्टेबल बने। जबकि जब डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये दूसरा वाला डंडा है ना, ये कमजोर हो, दूसरा वाला डंडा कमजोर होगा। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो बाद में दोनों डंडे आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कमजोर। ये मैं तुम्हें तुम्हारी लेवल से थोड़ी सी ऊपर वाली बात बता दी, लेकिन ये बहरहाल तुम्हें पता होनी चाहिए ताकि तुम्हें आगे आसानी हो रिएक्शंस की इस लॉजिक को समझने में। तो खुलासा ये कि मेरे बच्चे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैं बताने जा रहा था, उससे पहले मैंने थोड़ा सा पटरी चेंज की। मैं तुम लोगों को बताया कि कोई भी एटम, जैसे कि कार्बन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो अपनी वैलेंसी को पूरी करना है। वैलेंसी क्या मतलब, कितने बॉन्ड बना सकता है, तो बना कितने सकता है, 4। ख्वाहिश क्या है कि चारों के चारों बॉन्ड कैसे हो, सिंगल हो, जो मजबूत और स्टेबल होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल शायद मैं हमेशा सालों से देता आ रहा हूं कि आपको शदीद भूख लगी है, आप घर पहुंचे, शदीद भूख लगी है, अनस्टेबल हुए हो आप घर पहुंचे और घर में क्या हुआ जनाब अली कि पता चला अम्मी की तबीयत खराब थी, सुबह की आलू की भुजिया बची भी है और आज अम्मी ने उबली हुई लौकी और तुरई की भुजिया बना दी थी और सुबह की रोटी बासी पड़ी हुई है। अब आपकी भूख से हालत खराब हो रही है। अम्मी ने कहा भाई यही आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपकी भूख इतनी थी, आपने कहा भाई जो है ले लो। आपने खा लिया, पेट भर लिया, पेट तो भर गया, वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन मजा नहीं आया, चस नहीं आई। सेकेंड एग्जाम्पल में आप घर पहुंचे, शदीद भूख लगी हुई है, घर के दरवाजे पे खड़े हैं और बीफ बिरयानी की जबरदस्त किस्म की महक आपके नाक पर, या कढ़ाई और मटन कढ़ाई की जबरदस्त खुशबू आपके नाक से जा रही है, हलक तक, पेट तक खुशबू घुस गई। आपने कहा आज तो भाई गरम देगची पे चढ़ के खाऊंगा मैं। आपने कहा हाथ नहीं धोया, मुंह नहीं धोया, अम्मा खाना निकालो, अम्मा ने बिरयानी दम दी हुई, ये निकाला अम्मी ने, ये रिवाज वाला गोश्त निकाला और ये निकाल के दिया, धबड़ दुबड़ धबड़ दुबड़। पेट अभी भी भरा या नहीं भरा, लेकिन अब चस भी आ गई, समझ आ दी ना, चस भी आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट यहां क्यों मैंने कहा कि देखो एटम अपनी वैलेंसी तो पूरी करेगा, पेट तो भरेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर वो चारों सिंगल बना दे, सिंगल वाले बना ले बेटा, चारों बॉन्ड ऐसे बना ले, तो ये है बिरयानी खाने जैसा कि पेट भरा चस आके। और अगर 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 उसको बॉन्ड बनाने के लिए 4 सिंगल नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भूखा रह जाएगा। क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, कोई भी यानी कोई और सूरत निकाल लेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वैलेंसी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन चस नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। और बेटा यही कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का। क्या सैचुरेट किसे कहते हैं, मुकम्मल, भरा हुआ, कंप्लीट, चस वाला। तो हम कहते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल हो। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ने जितने भी 10 कार्बन है, 10 के 10 के कार्बन के सारे बॉन्ड्स कैसे हो, सिंगल हो। तो हम कहेंगे इसने अपनी वैलेंसी को सिर्फ कंप्लीट नहीं किया है, सेटिस्फाई कर लिया। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। ओ लेवल में बच्चे रट्टा लगा लेते हैं कि भाई कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड अगर सिंगल है तो सैचुरेटेड है। लेकिन सिंगल होने की लॉजिक क्या है कि सिंगल इज अ हेड टू हेड बॉन्ड, जिसको केमिस्ट्री की टर्म में सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लेकिन छोड़िए, बस आपको ये कंसेप्ट इतना ही देना था मैंने। तो कार्बन चाहेगा, या कार्बन नहीं, हर एलिमेंट चाहता है कि उसके बॉन्ड्स कैसे हो, सारे सिंगल हो, ताकि वो हेड टू हेड ओवरलैप से बने और मजबूत हो। और अगर वो सारे बॉन्ड सिंगल नहीं बना पा रहा, तो भाई वैलेंसी को पूरा करने के लिए बहालते मजबूरी, अंडर कंपल्शन, वो वैलेंसी पूरी कर सकता है लाइक दिस।
वो वैलेंसी पूरी कर सकता है लाइक दिस, वो वैलेंसी पूरी कर सकता है लाइक दिस। चार चार बॉन्ड तो हर जगह बन रहे हैं ना। लेकिन हम क्या कहेंगे इस केस में या इस केस में या इस केस में, क्या कहूंगा मैं कि वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, कमजोरी मौजूद है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में वीकर अट्रैक्शंस, वीकर बॉन्ड मौजूद है। सुनो, क्योंकि कंसेप्ट क्या है बेटा कि पहले डंडे के बाद जितने भी डंडे हैं ना ये कमजोर है, पहला डंडा मजबूत है, दूसरे दोनों डंडे क्या है, कमजोर। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 2 वीक लिंक्स हैं और जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 वीक लिंक है। ऐसा हो। तो मेरे बच्चों अब आप ओ लेवल में आ जाए वापस, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट समझ में आया कि आसान लफ्जों में मैं क्या कहूंगा ओ लेवल के लिहाज से कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल, वो सैचुरेटेड है। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन का कोई एक बॉन्ड भी डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए तो उसे क्या कहूंगा। यानी सारी रॉकेट साइंस मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए की क्योंकि आप ओ लेवल में तो ये लिख के आते, ठीक है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन का कंसेप्ट तो है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट, लेकिन रीजन यही है। तो हमने क्या कहा, वो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहीं पर ही, लिखते जाओ बेटा, ये सब डेफिनेशन एग्जाम में आती है। दोज हाइड्रोकार्बन्स in which all carbon atoms are bonded। जी बेटा ऑनलाइन वालों कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अब आपको लॉजिकली भी समझ में आ गया कि सिंगल बॉन्ड होने से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होने से वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई हो जाती है, मजबूती के साथ बॉन्ड बनते हैं, रिश्ते बनते हैं मजबूत। और अनसैचुरेटेड क्या होगा, दोज हाइड्रोकार्बन्स in which at least one कार्बन कार्बन डबल और बोलो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अहमद अदनान पढ़ा हुआ लग रहा है या नहीं लग रहा, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब्दुल रहमान कोई लेटर आया था तुम्हारे घर पे क्या, अब्दुल रहमान नहीं सर, कोई लेटर आया तुम्हारे घर पर, नहीं नहीं आया जिसपे लिखा हो कि आपको डॉक्टर नूर ने अपना मुशीर एडवाइजर रखा है कि मैं क्लास वीडियो ऑन करके लूं या बंद करके। चलो हाँ भाई, क्या कहा हमने, समझ आ गई सबको कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, एक भी डबल ट्रिपल नहीं है, वो क्या है, सैचुरेटेड। जिसमें एक भी डबल या ट्रिपल आ जाए, एक भी डबल या ट्रिपल आ जाए तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड। अच्छा अगर एक से ज्यादा डबल आ जाए फिर और ज्यादा अनसैचुरेटेड, एक से ज्यादा ट्रिपल आ जाए तो और ज्यादा अनसैचुरेटेड। अब मेरे बच्चे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एवरीबॉडी आर यू विद मी बेटा, सामिया समझ में आनिया, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उसमें हमने पढ़ना है एक ग्रुप जिसको हम क्या कहते हैं, अल्केन। और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स, अल्क, alkene and alkyne. अल्कीन, अल्काइन एंड लास्ट वन, हाँ भाई लास्ट वन रिमशा जफर, अल्कीनाइन। अल्कीनाइन बड़ा आसान है भाई। अल्केन क्या है, देखो अल्क इधर समझा बच्चे, अल्क कहते हैं कार्बन चेन को, किसको कहते हैं, अल्क, अल्क कहते हैं कार्बन चेन को, और एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। ये एक वर्ड नहीं है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्क फिर से किसको कहते हैं बेटा बोलो, कार्बन चेन को। और इन किसको कहेंगे, डबल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। अल्क कहेंगे किसको, फिर से बोलो, कार्बन चेन को। और आइन किसे कहेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। तो मेरे बच्चे मतलब समझो, अगर कार्बन चेन सारे के सारे कौन से बॉन्ड कंटेन कर रही है, सिंगल, तो फिर वो ग्रुप क्या कहलाएगा,
अल्केन, अल्केन, अल्क यानी कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड। फिर अगर कार्बन चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन चेन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब अगर कार्बन चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या कहलाएगी? अल्कीन, अल्क विद इन। इसी तरह कार्बन चेन, आइन कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, तो अगर कार्बन चेन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या कहलाएगा? अल्काइन। और फिर अल्कीनाइन, इन और आइन का मतलब तुम्हें पता है, एक ऐसी कार्बन चेन जिसमें कहीं पर डबल बॉन्ड भी आ रहा हो, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो, तो वो अल्क है विद इन एंड आइन, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे बेटा? बोलो, अल्कीनाइन। इज दैट क्लियर? अब्दुल रहमान, अली मेहदी, अजान, लैपटॉप, Yes, राहीन, sir. तबस्सुम, रमीन, मरियम, मरियम वन, मरियम टू, तैयब वन, तैयब टू, जुनैरा, आमना, सुलेमान, नासिर, माहर, अहमद, अदनान, राहीन, तबस्सुम, राहीमीन, अनीजा, सादिया, सादिया, आतिका, महीस। अरे को जवाब दे दो, मैं ही बोले जा रहा हूँ क्या? जी सर। जी सर, जी सर। Sir. अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलेबस में कोई भी ज्यादा डिटेल नहीं है, तो सैचुरेटेड कैटेगरी में तो एक ही एग्जांपल है अल्केन, इसको पढ़ना है हमने, और अनसैचुरेटेड कैटेगरी से भी हमने बस एक ही एग्जांपल पढ़नी है, विच इज एल्कीन। यानी डिटेल में हमें अल्केन और एल्कीन के बारे में बात करनी है और बाकियों के बारे में बात नहीं करनी है। अलबत्ता वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आ रहे थे तो हमने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड होगा बेटा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटम की वैलेंसी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। डबल बॉन्ड अगर कोई बना रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, अब मेरे बच्चों अल्केन अल्कीन की बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? अब मेरे बच्चे, बिफोर वी मूव ऑनवर्ड्स, अगर आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है तो आपने ये प्रैक्टिस की होगी, अब मेरे साथ करने का टाइम आ गया, एंड दैट इज नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहां तक सबको क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, जो आपने अपने स्कूल में देखा होगा। मैं कॉलम बना के फटाफट से कर लेते हैं, बड़ी मजे सी फन एक्टिविटी है। जिस तरह आपको किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें काउंटिंग आती है, इसी तरह ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में भी हाइड्रोकार्बन में नेमिंग के लिए काउंटिंग का आना जरूरी। तो इसलिए जल्दी से उस काउंटिंग को समझते हैं अल्लाह के हुक्म से। कॉलम बना लीजिए जल्दी से। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने पूरे चैप्टर में यूज करना है। पहले कॉलम में आ गया नंबर ऑफ कार्बन, दूसरे कॉलम में आ गया नेम ऑफ अल्क, अल्क किसे कहते हैं? कार्बन चेन को। तीसरे कॉलम में आ गया नेम ऑफ अल्केन। चौथे कॉलम में आ गया जीएफ यानी जनरल फॉर्मूला। जी जीएफ, जीएफ से कान खड़े हो गए तुम्हारे ठरकी आदमी। फिर आ गया एल्कीन, क्योंकि हमने अल्केन और एल्कीन पढ़ना है, और फिर इसकी जीएफ आ गई, इसका जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है मेरा बच्चा? देखो बेटा, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो मैं करा रहा हूं, छापना बंद करो बेटा। देखो बेटा, कार्बन की नंबरिंग आपके सिलेबस में 1 से 10 तक है। 1 कार्बन से लेकर 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 कार्बन तक की नंबरिंग है बेटा। अब यहां पर इनके जो कार्बन की नंबर, जैसे आप उर्दू में गिनती करते हैं तो आप 1 2 3 कहते हैं, इंग्लिश में करते हैं तो 1 2 3 कहते हैं, सिंधी में करते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह ऑर्गेनिक में जब कार्बन की गिनती गिनती या काउंटिंग होती है तो कैसे होती है? वो कार्बन देखकर नहीं होती, वो सफिक्स देखकर होती। क्या सफिक्स यूज किए जाते हैं बेटा? एक कार्बन का सफिक्स क्या होता है? मेथ। सुना हुआ है? एक कार्बन का सफिक्स क्या होता है? मेथ। यानी केमिस्ट्री में मेथ मींस 1 कार्बन। मेथ इज नॉट मैथ, मेथ मींस एक्चुअली बेटा बोलो 1 कार्बन। मेथ का केमिस्ट्री की काउंटिंग पढ़ रहे हो। अब मेरे साथ बोलते जाना, बोलने से आएगा, रट्टा मारने से नहीं आएगा। 2 कार्बन को क्या कहते हैं गाइस एंड गर्ल्स? एथ। 3 कार्बन को क्या कहते हैं बेटा? प्रॉप। 4 कार्बन को लिखते तो बट हैं लेकिन पढ़ते ब्यूट हैं। तो अब याद करो, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट। बोलो ना गुंगो, मिथ एथ
प्रॉप ब्यूट, ये सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, आगे वाले भी हैं लेकिन काउंटिंग 10 तक की है, लेकिन यूज आमतौर पे रिएक्शन में 4 ज्यादा हो रहे होते हैं। तो मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। आगे चलें, 5 को क्या कहते हैं? पेंट। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स, ये आसान है क्योंकि आपने ज्योमेट्रिकल शेप में पढ़े हुए। हेप्ट। 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। तो अब देखें राइमिंग, देखें, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मिथ, 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 एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बेटा ये तो देखो ना, पूरा साउंड, पूरा गाना तो बना दिया यार रहमान की, तुम्हारे लिए यार, तुम अजीब चवल आदमी, तुम्हें हर जगह नहीं बोलना चाहिए। मिथ, एथ, बोलो ना, गूंगे, जबान हिलनी है तुम लोग की। मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। जब रिदम पकड़ लोगे तो दिमाग में खुद ही आ जाएगा रिदम, गाना जल्दी याद हो जाता है। मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अरे बोलो खबीसों, ऑक्ट, नॉन, डेक। मुंह में लाशें लगे हुए क्या? मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर से, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर से, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अरे मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अरे ऑक्ट, नॉन, डेक। बोलो मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैं खुद अपने लिए याद करूं, चवलों, चरसियों, मवालियों, तुम्हारी जबान नहीं हिल रही है? क्या कहते हो बेटा? एक बार आवाज हो जाएगा, एक बार कोरस में हो जाए। मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अरे बोल, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। एक बार साउंड इधर, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। चलो मेरे बच्चे, क्या है? एक कार्बन को मिथ कहेंगे, 6 कार्बन को हेक्स। बोलो अब रैंडम जवाब दो। 5 कार्बन को पेंट, 4 को ब्यूट, बट लिख देना, बोल बट बोल भी मत देना तुम। 10 को डेक, 9 को नॉन, 8 को ऑक्ट, 2 को एथ, 3 को प्रॉप। चलो अब अगर इमेजिन करो कि तुम्हारे कंपाउंड में एक ही कार्बन है, बेटा बोलो, अगर तुम्हारे कंपाउंड में एक ही कार्बन है बच्चे, और उसने सारे बॉन्ड क्या बनाए हुए? सिंगल बनाए हुए, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं बच्चे? बोलो, मिथ। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। देखो जोड़ के बनाओ ना, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो क्या बन गया? मीथेन। ओहो, अच्छा, दो कार्बन का बॉन्ड, दो कार्बन का कंपाउंड है तो एथ, और डबल सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो क्या बन गया? इथेन। इसी तरह 3 कार्बन आ रहे हैं कंपाउंड में, कार्बन की गेम है तो प्रॉप, और अगर सारों के बॉन्ड सिंगल हैं तो। इसी तरह अगर 7 कार्बन आ रहे हैं तो हेप्ट, और सबके बॉन्ड सिंगल है तो एन, हेप्टेन। 5 कार्बन आ रहे हैं तो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। 10 कार्बन आ रहे हैं तो डेक, सारे बॉन्ड सिंगल है तो, अरे बोलो ना, गूंगे हो क्या? डीकेन। इसी तरह 9 कार्बन आ रहे हैं तो नॉन आ गया, 9 की वजह से, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो नॉन। इसी तरह से आप पूरा कर सकते हो, यस और। अच्छा, इसी तरह यहां देखो, अगर 5 कार्बन आ रहे हैं लेकिन एक भी डबल बॉन्ड है तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। तो क्या नाम बनेगा? पेंटीन। सुना है कभी? 7 कार्बन आ रहे हैं तो हेप्ट, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। तो क्या नाम बना? हेप्टीन। 2 कार्बन आ रहे हैं तो इथ, और डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इन। अरे वो तो क्या मर गए हो क्या? ज़ॉम्बीज बन गए हो क्या? हो गया, आवाज क्यों नहीं निकल रही तुमको? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथ, और डबल बॉन्ड को क्या कह रहे हैं? इन। तो क्या हो गया? इथीन। इसी तरह 4 कार्बन को क्या कह रहे हैं? ब्यूट, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और अगर वहीं पर सिंगल बॉन्ड हो तो एन। 9 कार्बन को क्या कहते हैं? नॉन, और डबल बॉन्ड आ गया तो इन, नोनीन। क्या समझे? कुछ समझे नहीं? अल्लाह का अजाब ना आ जाए तुम लोगों पे, मनुष्यों, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? बेगैरती की महराज कर रहे हैं। हाँ भाई, समझ आ गई बात? अब मेरी बात गौर सुनो बेटा, अल्केन का जो सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होता है? मीथेन से, क्योंकि मिथ, अल्केन क्या होगा? जो कार्बन एक हो तो मिथ हो गया,
और सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल। लेकिन एल्कीन की सीरीज मीथीन से स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा एल्कीन कब बनता है, जब कार्बन क्या बनाए, डबल बॉन्ड। कार्बन क्या बनाए। अब अगर मेरी बात सुनिए, ये थ्योरी में सवाल आ जाता है कि अल्केन मीथेन से शुरू होता है, लेकिन एल्कीन का पहला मेंबर कौन होता है, इथीन। मीथीन कोई कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई लॉजिक है ना, अल्कीन कब होती है, जब कार्बन क्या बनाए, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, अगर अकेला कार्बन है तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, मैंने अभी बताया था ना, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों कम से कम एक कार्बन और चाहिए होगा। भाई कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो एल्कीन कहलाएगा ना। डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, अगर इकलौता ही कार्बन है तो हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड, अब आप कहें सर यहाँ कैसे बना रहे हैं, तो यहाँ तो सिंगल बना रहा है, सिंगल तो हाइड्रोजन भी बना लेता है, या सुनो भाई, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन भी बनाता है। तो एल्केन की सीरीज कहां से शुरू होती है बेटा, मीथेन से। समझिए, बात समझ आई बेटा, अल्केन की सीरीज कहां से शुरू होती है, मीथेन से। लेकिन एल्कीन में मीथीन कोई कंपाउंड है ही नहीं। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता मीथेन, क्योंकि भाई मीथीन का मतलब तो ये हुआ एक कार्बन ने डबल बॉन्ड होना है, किससे, हाइड्रोजन तो बना नहीं रहा। तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए। इसलिए द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज इथीन, नॉट मीथीन। क्लियर? अब आ जाओ, जीएफ क्या था बेटा, जीएफ हेयर स्टैंड्स फॉर जनरल फॉर्मूला। देखो अब तक की केमिस्ट्री में आपने मुश्किल से कोई 30 फॉर्मूले भी याद नहीं किए, लेकिन ऑर्गेनिक की सर जी बेटा बोलो। अभी अभी आपने क्या बताया, मीथेन क्यों नहीं बताता, रिपीट कर दीजिए। क्या सो गए थे जब मैं बता रहा था? नहीं सर, वो बीच में अचानक से आपकी आवाज उठी। मैंने क्या कहा, मीथीन नाम का कोई मेंबर नहीं होता। मीथेन तो है, मीथीन नहीं। क्यों? लॉजिकली सोचो, मीथीन क्या होता, मीथ का मतलब होता है एक कार्बन, और इन का मतलब होता डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कार्बन किससे बनाएगा, हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को कम से कम एक कार्बन और चाहिए ना। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, दो हो गए। तो क्या एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल होगी, बताइए। तैयब नहीं। साहब, नहीं होगी ना। अब समझ आ गई बात। जी सर, थैंक यू। चल नाउ लिसन, अब मेरे बच्चे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आसान आसान होने की ना एक और एविडेंस क्या है कि अब इतने दिन से जब आप फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इतनी जिंदगी की केमिस्ट्री में तुमसे 30 फॉर्मूले याद नहीं हुए, अभी तुम 30 रिकॉल नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक में फॉर्मूला लिखने के ट्रिक्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, जनरल ट्रेंड्स होते हैं, और उन ट्रेंड्स के समझने के बाद आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एविडेंस कि ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं बल्कि आसान है, जो कि फॉर्मूला लिखने से तो आपकी जान जाती है। तो ऑर्गेनिक में पूरी पूरी ग्रुप्स के लिए, जैसे अल्केन के ग्रुप के लिए एक अलग जनरल फॉर्मूला, जनरल पैटर्न फॉलो होता है, अल्कीन के लिए एक अलग पैटर्न फॉलो होता है। तो मेरे बच्चे, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +2। CnH2n+2। क्या है n? n नंबर ऑफ कार्बन है। n क्या है बेटा, इसको ऐसे पढ़ो कि जितने कार्बन होंगे, 2n का मतलब क्या होगा, डबल। इसको ऐसे पढ़ो कि कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल जमा दो, जब डबल +2 होगा। मसलन अगर कार्बन 3 है, करके दिखाता हूं, कार्बन 3 है तो C कितना हो गया, 3 हो गया। H के लिए क्या करो, डबल करो, डबल कितना हुआ, 6, +2 करो कितना हुआ। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H8। दोबारा देखो, CnH2n+2, एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड दिस बेटा, ये लास्ट चांस है। पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन डबल करो, डबल करो, 10 जमा 2 12। हेप्टेन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, डबल करो, 14 +2 16। तो डबल +2 का कंसेप्ट। डीकेन, सी कितने हो जाएंगे, 10, डबल +2 करो। इसी तरह इथेन करो, C2, डबल +2 करो, 6। इसी तरह मीथेन, एक ही कार्बन है, एक का डबल करो, 2, और 2 जमा 2 4। ब्यूटेन करो, C4, बोलो बेटा ऑनलाइन वालों, H कितना हो जाएगा, 10। और ये सिर्फ नहीं, 10 तक नहीं फॉलो हो सकता, ये आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं एल्कीन का फॉर्मूला। मैं आपसे कहूं 100 कार्बन है, 100 कार्बन है, तो क्या फॉर्मूला होगा, C100H202। अगर मैं आपसे कहूं 700 कार्बन है तो क्या होगा, C700H1402।
अगर मैं कहूं 80 कार्बन है तो C80H162। भाई ऑनलाइन वालों, क्या इंतकाल हो गया तुम लोगों का आज? क्या मलकुल मौत खड़ा हुआ है, गन पॉइंट पे किसी ने बिठाया हुआ है? कोई पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहे हो? मैसा, रहीमीन, सादिया, इनाया, मरियम, बात समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है? हेलो समझ आ रही है? Yes, sir. ओके। अब आ जाओ इसी तरह। अब देखो इससे क्या हुआ कि एक झटके में आप अल्केन के लाखों फॉर्मूलाज लिख सकते हो। जस्ट यू शुड नो द नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसका डबल प्लस 2 होगा। इसी तरह एल्कीन में भी जनरल फॉर्मूला ही फॉलो होता है। एल्कीन ऑर्गेनिक में जनरल फॉर्मूला गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला और आसान है, CnH2n। यानी इसमें +2 करने की जरूरत नहीं है। जितने कार्बन होंगे उतने हाइड्रोजन उसका डबल होंगे। मतलब अगर C3 है तो H कितना होगा? बोलो 6 होगा। C5 है तो H कितना होगा? 10। C7 है तो H कितना होगा? 14। C9 है तो H कितना होगा? 18। C2 है तो H कितना होगा? 4। बहुत मुश्किल है भाई। तो हमने क्या कहा बेटा, वापस आ जाओ, पीछे से रिकॉल करते हैं। हमने कहा हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक की बुनियाद है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। वो जिसमें कार्बन सारे बॉन्ड कौन से बनाए? सिंगल। अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल कोई भी बना ले। अब सैचुरेटेड में जो एक एग्जांपल है वो है अल्केन की। अल्केन क्या है? कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड। अल्क मींस कार्बन चेन, एन मींस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्क मींस कार्बन चेन, ईन मींस डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्क मींस कार्बन चेन, आइन वाई एन ई आई मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीनाइन कार्बन चेन में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमने कहा कि आपको सैचुरेटेड की कैटेगरी से बस ये पढ़ना है, अनसैचुरेटेड की कैटेगरी से बस ये पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम ये पढ़ना शुरू करें, हमें नेमिंग का आइडिया होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं, ये आ गया। मिथ, इथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्नॉन, डेक। ये आ गई कार्बन की नंबरिंग। उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे। फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? जनरल पैटर्न फॉलो करेंगे। एल्केन के लिए CnH2+2, एल्कीन के लिए सिर्फ CnH2n। इज दैट क्लियर? यस और नो? बेटा खुद कर लेना ना बेटा। ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। क्या बात। जी सर, क्लियर है। आगे चल मेरे बच्चे। अब आ जाता है थोड़ा ख्वारी वाला। ये ख्वारी वाला काम आपको थ्योरी में काम आता है, और अगर आप ये ना करें तो फिर थ्योरी में मुफ्त के नंबर जहां मिल रहे होते हैं सिर्फ अपनी हड़हरामी की वजह से, कि जब आपको सर करा रहे थे, सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने बोला था मैं नहीं करूंगा, तो वो फिर फंस जाते हैं आप। सर दीज आर जाइंट स्ट्रक्चर्स राइट? नो बेटा, तमाम ऑर्गेनिक जाइंट नहीं है। मीथेन तो एक ही कार्बन का स्ट्रक्चर है। जो ज्यादा कार्बन वाले होंगे वो बड़े होंगे। ठीक है, अब आ जाओ बेटा राइटिंग। मेरे बच्चे किसका माइक खुला हुआ है? चू चू बू बू की आवाजें आ रही हैं, बेटा बंद करो। राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डायमंड में तो बहुत ज्यादा लाखों लाख कार्बन है। राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये दोबारा मैं नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए शुरू में सिखा देते हैं कि आपको कम से कम बेसिक आइडिया हो जाए। थ्योरी में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं, और वहां पर जब आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं दी होती तो आप चवले मार रहे होते हैं, मुफ्त के नंबर कटवा कटवा के आ रहे होते हैं। तो मेरे बच्चे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कई तरीके होते हैं, और कुछ तरीके आपको अच्छे से आने चाहिए। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ख्वारी है थोड़ी सी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कई तरीके हैं, मैं एक एक करके सिखाता हूं। मैं एग्जांपल लेने एक आपके लिए रख रहा हूं हेप्टेन की। थोड़ी बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। हेप्टेन। अब हेप्टेन क्या है? अल्केन है कि एल्कीन है? हाँ भाई, हेप्टेन क्या है? एल्केन है कि एल्कीन है? तो आपको नजर आ रहा है, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, एल्केन है। ब्रेक एल्केन है। ठीक है ना? तो मेरा बच्चा, पहला तरीका इसको लिखने का है कि मैं इसका क्या लिख दूं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लिख दूं? आप मेरे साथ मोल्स पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला दैट शोज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। द फार्मूला व्हिच शोज, बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब अल्केन में कितने एटम्स होते हैं? तो अभी अभी हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाया था आपको। सॉरी, जनरल फार्मूला। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या बनेगा बेटा, बताइए? C7H16। C7H16। अगर मैं तुमसे कहता, मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ आ गया, फिर आपसे मैं कहता बेटा सादिया, बेटा बात समझ आ रही है सादिया? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला भी आपने पढ़ा था। इसी को सिंप्लीफाई करने से बनता है, लेकिन क्या ये मजीद सिंप्लीफाई होगा?
नहीं, तो हमने क्या कहा, क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल नहीं है भाई, इसका एम्पिरिकल भी यही है। अगर ये ऐसा होता, मसलन ये होता C8 और H18 होता, फिर आप इसका एम्पिरिकल क्या बना देते, C4 और H9 बना देते। लेकिन जो एग्जांपल मैंने इस वक्त ली है, इसमें यही रेशो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर भी यही है और एम्पिरिकल भी यही है। क्लियर है? अगर यहां पर ऑक्टेन कर रहे होते तो मॉलिक्यूलर C8H18 आ जाता, और एम्पिरिकल फिर सिंप्लीफाई करके क्या आ जाता, C4 बोलो H9। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता था, जो उसी मॉलिक्यूलर को सिंप्लीफाई करके बनाया जाए। यस और नो? उम्मीमा, हाँ भाई, क्या नाम है, हीरो नोमान, बेटा क्लियर है? यस और नो? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में और एम्पिरिकल फॉर्म में। क्लियर? अब ये तो पहले भी लिख सकते थे, असल गेम अब शुरू होती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला फॉर्म है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला। क्या कहते हैं? और दो फॉर्मूलाज में बच्चे फंसते हैं, और दोनों खुदा की कसम बहुत आसान है, दोनों को अगर पढ़ा ना हो फिर गलती करते हैं। एक है डिस्प्लेड फॉर्मूला और एक है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बच्चों को दोनों का फर्क नहीं पता। एग्जामिनर कह रहा है कि आंसर देना है डिस्प्लेड फॉर्म में, आप गलत स्ट्रक्चर फॉर्म लिख के आ रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। जब एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया ना कि डिस्प्लेड फॉर्म में आंसर देना है, और आपने आंसर दिया स्ट्रक्चरल फॉर्म में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है दोनों में फर्क क्या होता है, तो वो आंसर कट जाएगा भले सही लिखा हो। या इसी तरह एग्जामिनर ने कहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें, और आपने लिख दिया डिस्प्लेड की फॉर्म में, वो भी कट जाएगा। तो इसलिए दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, बड़ा आसान है बेटा। बच्चा, डिस्प्लेड फॉर्मूला वो होता है, आसान लफ्जों में, जिसमें सब कुछ डिस्प्ले हो रहा हो। सब कुछ मतलब सारे एटम दिख रहे हो, सारे बॉन्ड्स दिख रहे हो, सब कुछ दिख रहा हो, वो डिस्प्लेड है। नॉर्मली ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बच्चा डिस्प्लेड में मर्ज कर देता है। वो कहता है स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर दिख रहा होता है ना, ऐसे याद रखो, डिस्प्लेड में सब कुछ डिस्प्ले। क्या मतलब, देखो बना के दिखाता हूं। 7 कार्बन है, कैसे डिस्प्ले फॉर्मूला बनाने, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन बनाए तुमने, है भाई। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 डंडे लगाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 डंडे लगा दिए। हाइड्रोकार्बन है तो डंडे में कौन वैलेंसी पूरी करेगा, बोलो भाई, कौन वैलेंसी पूरी करेगा, हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करेगा। तो हर जगह हर डंडे पर क्या लगा दिया बेटा, बोलो, हाइड्रोजन लगा दिया। तो बेटा ये वो फॉर्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला, जिसमें सब कुछ देखो, सारे एटम दिख रहे हैं, सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, ऐसा नो, इसे क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेड फॉर्मूला। कोई बनाना मुश्किल भी नहीं है भाई। आपने 7 कार्बन बनाए, सब पे 4 डंडे लगा दिए, 4 डंडे लगा के सब पे हाइड्रोजन लगा दिया, यस और ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें आप बॉन्ड्स नहीं दिखाते, बल्कि सिर्फ ग्रुप ऑफ एटम्स दिखाते हो। बॉन्ड नहीं दिखा रहे होते, बल्कि सिर्फ क्या दिखा रहे होते हो, ग्रुप ऑफ एटम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। 11 11:15 तक क्यों जी? किसकी खराब है, किसकी तबीयत खराब है? हब्बू, अच्छा मैं समझा अब्बू बोल, ठीक है, ओके, अस्सलाम। हाँ भाई, बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर, ये इस बात से अवॉइड करना है तुम्हें कि स्ट्रक्चर वो है जिसमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ना ना ना, स्ट्रक्चर वो है जिसमें बॉन्ड्स नजर नहीं। डिस्प्ले में सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और डिस्प्ले में क्या फर्क होता है, बस बॉन्ड ना दिखाओ। जब बॉन्ड नहीं दिखा रहे तो क्या दिखाओगे, ग्रुप्स दिखाओगे। ये कौन सा ग्रुप है, सी और H3 का ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, CH2। 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 ये कौन सा ग्रुप है, CH3। तो बस जब आप इसको बंद कर दो, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 और फिर CH3, ये जो फॉर्म है जिसमें बॉन्ड्स नहीं दिखाए आपने, हाँ भाई, बॉन्ड्स नहीं दिखाए, ये क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता। क्या कहलाता है, कि जिसमें आपको स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिख रही है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो अब इन दोनों में ना बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है। एग्जामिनर जब तुम्हें कहेगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, जब डिस्प्लेड कहेगा तो ऐसे लिखोगे। डिस्प्लेड क्या था, समझ आ गया,
डिस्प्लेड जिसमें सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। अब डिस्प्लेड से ही स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बना? बॉन्ड्स ना दिखाना। क्या हो गया? ये देखो कौन सा ग्रुप है ये? CH3। ये कौन सा ग्रुप है? CH2 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 और CH3। समझ आई बात? ऊपर से ही उतारे ग्रुप, बॉन्ड शो किए बगैर। बेटा कंडेंस ये नहीं होता कि कोई चैट में लिख रहा है कंडेंस। बेटा कंडेंस क्या होता है? अब मैंने कभी कभी शुगलबाजी में मैं करा देता हूँ। अब किसी ने सवाल पूछ लिया तो मैं करा देता हूँ कि कंडेंस क्या होता है। कंडेंस क्या होता है कि जिसमें आप इसको और छोटा कर दें। कैसे छोटा कर दें? देखो इधर देखो, इधर देखो बेटा एवरीबॉडी, ये CH3 है। उसके बाद देखो लगातार 1 2 3 4 5 बार CH2 आ रहा है। फिर अपना तो मैं क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ? कंडेंस इसको छोटा कैसे कर कैसा सकता हूँ? मैं वीडियो एक CH3 मिनट लिखूं। में बताता हूँ मुझे। Just keep your mouth still. मैं CH3 लिखूं और बजाय इसके कि मैं 5 दफा CH2 लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं CH2 टाइम्स 5 और CH3, जो लगातार एक ही जैसी सीक्वेंस रिपीट हो रही है। बजाय इसके कि मैं 5 बार लिखूं, उसको मैं ऐसे करके CH2 टाइम्स 5 कर दूं। अब ये क्या कहलाएगा? कंडेंस फॉर्म। CH3 को क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, ये लाइन से कनेक्टेड थे, तो मैंने इसको, ये हुआ कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला हर कंपाउंड का नहीं होता, बड़े कंपाउंड का। तो हमने क्या कहा मेरे बच्चे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कई तरीके हैं। एक है सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर उसी को रेशो करके लिख दो, क्या बन जाएगा? इंपेरिकल। फिर उसी को पूरा खोल कर लिख दो, क्या बन जाएगा? डिस्प्लेड। फिर उसी को बंद कर दो थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर। और ज्यादा बंद कर दो, क्या बन जाएगा? कंडेंस। एक एग्जांपल और दिखाता हूं, एक एग्जांपल और दिखाता हूं जस्ट फॉर द रिवीजन, ताकि दिमाग में फिट हुआ या नहीं हुआ पता चल जाए। एग्जांपल एक और देख ले। लेट्स से आपके लिए एग्जांपल ले लिया हमने डिकेन। अब सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? बोलिए। C10 बोलो, H22। इंपेरिकल क्या बनेगा? रेशो करो, रेशो करोगे तो क्या आ जाएगा? C5H11। यहाँ इंपेरिकल आ गया। फिर डिस्प्लेड फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा? आप क्या करो, 10 कार्बन को खोल के बना दो। पहले 10 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अल्लाह आपका भला करे 10। 10 कार्बन बनाए, हर कार्बन में कितने बॉन्ड होने चाहिए बेटा? 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो बस बनाइए 4 बॉन्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 4 4 4 4 और ये 4। अब हर बॉन्ड पे क्या लग जाएगा? बोलो बेटा। हर बॉन्ड पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। और आप खुद लगा लेना, सारी ख्वारी मैं ही करूंगा उस। हाँ जी, ठीक है जी। आपके पास सब पे क्या लग जाएगा बेटा? बोलते जाइए। हाइड्रोजन लगता चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कोई और आइटम तो है ही नहीं ना बेटा। या तो कार्बन है या क्या है बेटा? बोलो। हाइड्रोजन है, इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन 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 लगता जाएगा, 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 लगता ही जाए। अब बताओ डिस्प्लेड के बाद इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बेटा? इन बॉन्ड्स को क्लोज कर दो, तो बताओ क्या होगा? CH3 CH2 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 एंड आखिर में CH3। आप देख के लिखो। कंडेंस अगर करने आ गया कैसे करोगे? CH3 आएगा, फिर CH2 8 बार आएगा और फिर CH3 आएगा। क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो भाई? अब जल्दी से कर लो और ऐसा कर लो फटाफट से कि यही प्रैक्टिस आप मुझे करके दिखा दो, अल्लाह आपका भला करे। प्रोपेन से लेकर नोनेन तक, प्रोपेन से लेकर नोनेन तक कर लें। अभी जी, अभी 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 मैं कौन सा 100 दे रहा हूं? अभी करो फटाफट से। कौन चार्ट? वो तो GF हो गया ना। क्या डबल प्लस 2 डबल बगैर डबल के क्या देखोगे यार? दिखा देता हूं बेटा। प्रोपेन से नोनेन तक की वर्किंग कर लेंगे। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? देखो अल्लाह ही रहीम और करीम है, इंसान तो रहीम नहीं होता, इंसान तो बड़ा जालिम है। क्या होगा सोमिया? नींद में हो, नशे में हो? क्या शो कर दूं?
तुम लोग की फरमाइशें खत्म नहीं होती। ये दिखा दें, वो नहीं दिखाएं, ऊपर कर दें, नीचे कर दें, एसी चला दें, एसी बंद कर दें, पंखा चला दें, पंखा बंद कर दें। अरे फर्क समझ आ गया डिस्प्लेड स्ट्रक्चर में या नहीं? अगर एग्जामिनर ने तुम्हें थ्योरी में कहा है ड्रॉ द डिस्प्लेड स्ट्रक्चर ऑफ दिस, तो फिर डिस्प्लेड ही बनाना है। अगर उसमें तुमने स्ट्रक्चर बना दिया कट जाएगा। कहा ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, तो फिर स्ट्रक्चर ही बनाना है, डिस्प्लेड नहीं बनाना। अजान लैपटॉप, समझ आई बात? जी सर। अच्छा भाई, मैं आपको टेंटेटिव बता दूं कुछ बातें इससे पहले कि मेरे जहन से निकल जाए। कुछ दिनों में रमजान इंशाल्लाह शुरू है, ठीक है ना? रमजान के अंदर आपकी जो रेगुलर टाइमिंग है वो तो थोड़ी बहुत ज़ाहिर पीछे जाएगी, क्योंकि मगरिब के टाइम पे क्लास होती है, ज़ाहिर इफ्तार का वक्त है, तो कुछ टाइमिंग यहां से पीछे जाएगी, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ दिनों में, सारे दिनों में नहीं, कुछ दिनों में रात को 10:30 पौने 11 से लेकर 12 साढ़े 12 1 बजे तक का स्लॉट भी यूज किया जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब में, जिसको जितने, सबको कोशिश करेंगे कम से कम एक दिन रेगुलर क्लासेस के अलावा ऐसा मिले जिसमें वो सेशन यूज किया जाए। पहले हम उसे ऑर्गेनिक के लिए यूज करेंगे और बाद में उसे एटीपी के लिए यूज करेंगे। जी बोले जी बेटा, ठीक है बेटा, छोड़ देना क्लासेस, और मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरे हिस्से में क्या, मैं तीसरे क्या, मई में मैं ऐसा करना, एग्जाम देकर आ जाना, फिर जो क्वेश्चन आए होंगे ना उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे। मसला ये है कि सहरी के बाद भी हम रखते हैं स्लॉट, लेकिन उसमें ओ लेवल वाली कौम्स हो जाती है सारी। 11 तरावी के बाद ही होता है अब। और ये एक और रिक्वेस्ट है कि भाई तरावी पढ़ने वाले हजरात कोई 10 रोजा, 6 रोजा और 15 रोजा और 12 रोजा में ना जाए, जो ढंग से 29-30 रोजा तरावी है, ताकि जल्दी फारिग होकर आते। पता नहीं सारे बच्चों का दीन यहाँ जाग जाएगा। पता भी है कि 10 साढ़े 10 सर ने क्लास रखी हुई है, लेकिन जनाब सर वो तो हम तरावी पढ़ रहे 6 रोजा, मैं फिरौन 6 रोजा तरावी पढ़ रहा है, बाकी नहीं पढ़ेगा। वो जनाब 1 बजे तरावी खत्म होती है। भाई तो क्या जरूरत है 1 बजे पढ़ने वाली तरावी? आगे एग्जाम खड़े हुए, तो जाके पढ़ना भी है, रात में नहीं पढ़ना, दिन भर तो रोजा होता है। ऐसे वालों में तो कंडेंस फार्मूला नहीं बनेगा। क्या बनेगा? कंडेंस फार्मूला नहीं बनेगा। नहीं ना, मैंने बताया बड़े कंपाउंड का बनता है। ठीक है बेटा, इसको कंप्लीट कर लेना इंशाल्लाह। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहां तक सबको समझ आ गया आज की सारी डिस्कशन? यस और नो? यस सर। जी सर। चलो।